नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट में यूजी और पीजी के लिए ओबीसी का जो आरक्षण को सही ठहराया है उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, क्या इसके पीछे तर्क दिए, क्या कारण थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस एडिटोरियल में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉल्स डेकोटोमी। अब इसका आप मीनिंग आप देखिए, क्या देयर इज़ टू थिंक देयर इज़ वेरी ग्रेट डिफरेंस। तो यहाँ पर एक बड़ा कुछ मतलब सीधी सी बात है, जो तर्क दिए गए कोर्ट में कि इनमें डिफरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों का जो इसके विपक्ष में थे आरक्षण के, उनका कहना था कि नहीं, अब ओबीसी के लिए एक इतना स्टेटस हो गया है कि उनके लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसके पक्षधर थे या जो इसके पक्ष में बात कर रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, अभी भी मतलब पिछड़ा पिछड़ी जाति और जो अगड़ी जाति हैं उनमें अंतर है कहीं ना कहीं, और इसलिए आरक्षण को बराबर रहना चाहिए। तो इसी सब बातों पे आज का ये डिस्कशन होने वाला है। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन and also join the telegram group where I will send to such this particular editorial PDF where you can read as on basis as on. Okay, so let's start. The Supreme Court has once again addressed the merit versus reservation debate, a misleading binary that has engaged public and judiciary discourse for a year. सुप्रीम कोर्ट फिर से एंगेज हो गया किसमें? एक ऐसी बाइनरी होती है दो चीज़ों को लेकर जो व्याख्या की जाए, दो चीज़ों को लेकर जो उदाहरण दिए जाएं, या सीधी सी बात की जाए दो चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ में फिर से क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेल्ट हो गया है या उस चीज़ों पर बात करने लगा है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। मेरिट मतलब हो गया कि जो सवर्णों को जो आरक्षण दिया जाता है, सॉरी, जो सवर्ण क्लास है मतलब जो हायर क्लास है वो, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन मतलब जो जिनके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है, एक वो वाली क्लास, ये दो क्लास। और कहाँ? जो बहुत पहले से, अब उसने ये भी कहा कि एंगेज पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स फॉर ईयर, जो पहले ही जो एक सामाजिक ताना बुना हो या जो कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी इस चीज़ों का पहले से ही बातें चल रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, फिर से जीवंत कर दिया है या फिर से वो वाली डिबेट स्टार्ट कर दी है। While ruling in favor of extending reservations to OBC in all India quota of seat in admission to undergraduate, postgraduate medical and dental course, the court has concluded that the binary has become superfluous. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहना है कि जो भी मतलब जो रिजर्वेशन के लिए इन्होंने जो फेवर में जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये कहा गया कि जो बाइनरी है दोनों के बीच में, वो एक सुपरफ्लुअस है, मतलब वो एक मन से गढ़ी हुई बात है, उसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। द कोर्ट अब हो चुकी है इस मतलब जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको सही ठहराते हुए कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप जो बात कर रहे हो कि बाइनरी सुपरफ्लुअस हो गई है, वो मतलब सही नहीं है। द कोर्ट हैव नाउ कम टू रिकोगनाइज द आइडिया ऑफ सब्सटेंसिव इक्वलिटी। कोर्ट ने फिर रिकोगनाइज किया, रिकोगनाइज मतलब उस चीज़ को समझा कि जो आइडिया ऑफ इक्वलिटी, सब्सटेंसिव इक्वलिटी मतलब जो महत्वपूर्ण समानता हैं वो ज़रूरी हैं, विच सीज अफर्मेटिव एक्शन नॉट एन एक्सेप्शन टू द इक्वलिटी रूल बट एज द फेसेट ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म। तो यहाँ पर जो आरक्षण को सही ठहराते हुए इक्वलिटी को जो जोड़ दिया, वो मतलब इक्वलिटी के रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक तरफ इक्वलिटी की बात कर रहे हो और दूसरा आप ये बोल रहे हो कि आप आरक्षण भी दोगे, क्योंकि अगर आपने आरक्षण दिया तो इक्वलिटी कहाँ से हुई? ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये इक्वलिटी का अपवाद नहीं है। हम जो निर्णय दे रहे हैं वो इस चीज़ का अपवाद स्वरूप नहीं है कि आप इसको अपवाद के तौर तरह ले लो कि भाई इक्वलिटी तो हमारे देश में है,
लेकिन अपवाद स्वरूप आरक्षण भी हमारे देश में है, तो वहाँ इक्वलिटी नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोर्ट का ये कहना है कि ये इक्वलिटी नॉर्म्स हैं, ये मतलब समय समय पर बदले जा सकते हैं। तो इस टाइप की उन्होंने दलील दी कोर्ट ने, और इस चीज़ को फिर सही ठहराया। Formally, equality, or the principle that everyone compete on equal footing, is inadequate to address social inequality and the inherent disadvantage of less advanced section, necessitating provisions that help them compete with the advanced classes। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो इक्वलिटी की बात होती है, जो फॉर्मल इक्वलिटी क्या कहलाती है कि भाई हर किसी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, हर किसी को एक समान उस पर रहना चाहिए, यही ना फॉर्मल इक्वलिटी कहलाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो सोशल इनइक्वलिटी है उसको क्या कर दे रहे हो, आप नज़रअंदाज कर दोगे कि सोशल इनइक्वलिटी भाई कि कोई अगड़ी जाति का है, कोई निचली जाति का है, ये कहलाती है आपकी सोशल इनइक्वलिटी। तो इनका कहना है कि अगर आप नॉर्मली एक इक्वलिटी की बात करोगे, तो उसमें आपकी जो सोशल इक्वलिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। और इसी कारण क्या हुआ है, जो लेस एडवांस मतलब जिन लोगों के प्रति ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, जिन लोगों की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, तो उनको आप कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, उन सबको मदद करने के लिए आप इस प्रकार के आरक्षण या इस प्रकार की चीज़ें करते हो, जिससे वो क्या हो, उनके लिए भी एक सशक्त माध्यम मिले और वो भी एक ताकतवर मीडियम की तरह उभर कर सामने आए। द कॉम्पिटिटिव examination may be necessary for distribution of educational opportunity, but it does not enable equal opportunity for those competing without the aid of social and cultural capital, inherited skill and early access to quality schooling। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही एक ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर क्या होता है कि हर वर्ग के लोग परीक्षाएं देते हैं, हर वर्ग के लोग वहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, और फिर उसके आधार पर उनको क्या होता है, एडमिशन मिलता है या नौकरी मिलती है, जो भी है उस आधार पर मिलता है। तो अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा शुरू से जिसने पढ़ाई देखी नहीं हो, जिसके परिवार में ना देखी हो, तो उसको क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को मतलब एब्जॉर्व करने के लिए कि भाई पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई से क्या क्या हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो इस कारण क्या होता है कि हमें उनके लिए एक बराबर का माध्यम देने के लिए या बराबर की चीज़ें करने के लिए कि वो बराबर में कम्पीट कर पाएँ, तो हमें जो ऐसे नॉर्म्स हैं वो बनाने पड़ते हैं, जिससे क्या हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि उसकी देखो, अर्ली एक्सेस टू क्वालिटी स्कूलिंग, शुरुआत में उसे जो स्कूलिंग है या जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो अच्छे से नहीं मिलती। इनहेरिटेड स्किल मतलब कहलाता है आपका जो एक परिवार से चीज़ें मिलती हैं, जो परिवार से अगर पढ़ा लिखा है तो उसे ऑटोमेटिकली वो भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है। गुड परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन डज रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क, वट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट मेरिट सोलली ऑफ वंस ऑन मेकिंग। तो यहाँ पर जो गुड परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में किसी भी व्यक्ति की, वो उसका हार्ड वर्क तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का बनाया हुआ है, मतलब उसी ने हार्ड वर्क किया, या फिर उसके कहीं ना कहीं माहौल का, परिवार का, उसके लेवल का, कि वो अमीर था गरीब था, इसका भी कितना रोल है, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं दर्शाई देख सकते हम लोग। द रेथोरिक सराउंडिंग मेरिट obscure the way in which family, schooling, fortune, and gift of the talent that society currently valued in one's advancement. Writes Justice D.V. Chandrachud and raised the relevant question whether mark are the best gauge of individual merit। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा एक रेथोरिक सराउंडिंग में कि मेरिट जो है उन सभी चीज़ों को क्या कर देती है, छुपा देती है, जिसमें ये मतलब ये दर्शाया गया हो या ये डिस्कस किया गया हो
कि भाई उसका परिवार क्या था, फैमिली क्या थी, और इन सब चीज़ों को मतलब कैसे इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो ये उन्होंने, डीबी चंद्रचूड़ थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने ये कुछ क्वेश्चन रेज किए। वेदर मार्क आर द बेस्ट गेज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट सीन इन द लाइट रिजर्वेशन एंश्योर दैट बैकवर्ड क्लास आर एबल टू अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट टिपिकल एवेट देम बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल बैरियर। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई क्या ये चीज़ें, या जो मेरिट है, जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया, जो नंबर है उसकी मेरिट के आधार पर जो रैंक आई है, क्या वो इन सब चीज़ों को भी प्रदर्शित करती है? तो सीधी सी बात है, नहीं। द प्रोविज़न 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी विद इन द एआई को वाज इंट्रोड्यूस ओनली इन जुलाई 2021। तो ये जो 27% रिजर्वेशन की बात है जो ओबीसी के लिए है, वो जुलाई 2021 में इस चीज़ की बात हुई। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1986, द एआई को वाज envisaged as a domicile free quota to assess medical education in all college in the country। तो ये 1986 में इसकी परिकल्पना की गई थी कि कैसे, कि मतलब जो भी कोटा हो वो क्या हो, राज्य के राज्य की सीमाओं में प्रतिबंधित ना हो। अगर आप ओबीसी के हो, किसी भी राज्य से हो, तो आपको क्या होना चाहिए, पूरे के पूरे ऑल ओवर द इंडिया आप एडमिशन ले सकते हो ओबीसी कोटा के अंदर, या जो भी पर्टिकुलर कोटा है उसके अंदर। यहाँ पर्टिकुलर अभी ओबीसी की बात हो रही है। तो ये उस समय हुआ। मेडिकल एजुकेशन, जो भी मेडिकल एजुकेशन है उसमें आप ओबीसी कोटा के अंदर कहीं पर भी क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। It comprises 50% of undergraduate medical and dental seat and 50% of postgraduate seats surrendered by the state for admission through the central pool। अब यहाँ पर जो सेंटर के थ्रू जो ओबीसी कोटा में जो बच्चे एडमिशन लेते, उसमें 15% अंडर ग्रेजुएट के लिए राज्य सरकारों ने अपनी सीटें दे दी, और 50% पोस्ट ग्रेजुएट जो है 50% जो सीट हैं वहाँ पर राज्य सरकारों ने अपनी सीट सेंट्रल के लिए दान कर दी, कि आप इन सीटों पर ओबीसी के लिए एक सेंट्रल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडमिशन दे सकते हो। उसमें किसी भी राज्य या उसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वहाँ पर मतलब ये बंधन नहीं होगा कि अगर आप इस राज्य के हो तभी आपको इस कोटा में सीट मिलेगी, तो ये सब बंधन नहीं रहेगा। तो इनके लिए राज्य सरकारों ने भी अपनी सीटें केंद्र सरकार को दी। फॉर 2 decades देयर वाज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट। पिछले 20 दशक से इस सेगमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं था। इन 2007 द कोर्ट अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ 15% रिजर्वेशन फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी। और फिर 2016-7 में कोर्ट ने ये अलाउ किया कि 15% रिजर्वेशन आपका एसटी में होगा, 7.5% एसटी में। Even when the OBC quota was introduced in central government institution alone, there was none in state college. The decisions to end this discrimination now has judicial im. The court has also rejected the argument that there was no need for reservation in the postgraduate medical education। और कोर्ट ने साथ ही साथ इस तर्क को भी रिजेक्ट कर दिया कि जिसमें कहा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस इट हैज़ सेड डज नॉट सिंपली डिसअपियर। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा बैकवर्ड ने, मतलब उन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट होगा does not simply disappear because the candidate has graduate qualification and does not create parity between advanced classes and backward classes। तो ये मतलब उनका ये कहना है कि जो इम्पैक्ट है बैकवर्डनेस का वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, भले ही चाहे आप आरक्षण दे के उनको ग्रेजुएशन भी करवा दें। क्योंकि क्या होगा कि जो एक अच्छे से पढ़ा लिखा होगा ग्रेजुएशन में आएगा, उसका जो रोल होगा या उसका ग्रेजुएशन में जो हिस्सा होगा वो अलग होगा। लेकिन जो नॉर्मली ऐसे ही पढ़ के आया होगा उसका जो हिस्सा होगा ग्रेजुएशन में वो अलग होगा। तो इनका ये कहना है कि उन दोनों का लेवल फिर भी ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन चीज़ों में कहीं ना कहीं डिफ़र करेगा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि तर्क दिया जा रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ ज़रूरत है, जब आपने मेडिकल में उसके लिए एडमिशन दिलवा दिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन की कहाँ ज़रूरत है। तो उसके पीछे तर्क दिया गया कि ऐसा नहीं है, उसकी बैकवर्डनेस कहीं ना कहीं उसे मतलब रहती है उसकी बैकवर्डनेस, और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन ले लिया तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और वो
उन लोगों के बराबर compete करने लगा जो लोग पहले से एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्कूलिंग लेकर आए हैं। The latest judgment mark another notable additions to the body of affirmative action jurisprudence। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, इस जजमेंट ने एक अलग तरीके का एडिशन किया है इन सब चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने में किस प्रकार से चीज़ें अलग अलग हैं, कैसे दो क्लास बटी हुई हैं, कुछ बैकवर्ड हैं, कुछ लोगों को अच्छी स्कूलिंग मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हो एक ये सकारात्मक कहना चाहिए कदम है लोगों का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप you like it, or it helps you more in many way. It could be thinking perspective, it could be informative perspective. So it will depend on you to which motive. So thank you for today's.